Hello students, I hope you all are fine. I am सुधांशु फ्रॉम टीम आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम बैक करता हूं इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रेडी किए हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरी वॉच करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्या पता आप जो क्वेश्चन स्किप करो वही आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपको वीडियो को पूरी वॉच करनी है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ नोट चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकता है। नोट्स प्राइस 30 रुपीज़ है, ओनली मिनिमम प्राइस है, कोई भी पे कर सकता है। और स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। बाकी लेक्चर आपके फ्री है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो और अदरवाइज आप नोट्स भी ले सकते हो। मैं आपको हिंदी गद्य उद्भव और विकास ए, जो आपका हिंदी गद्य उद्भव और विकास क्या सब्जेक्ट है, उसके 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ विद आंसर, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले हम आपका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम आपका संस्मरण विधा के जो आधार पर जो आपका सुभद्रा संस्मरण है उसका आपका मूल्यांकन करना है। उसका जो भी मूल्यांकन होगा वो हम इस क्वेश्चन के आंसर में करेंगे। साथ ही हम सुभद्रा संस्मरण का सार भी लिखेंगे और महादेवी वर्मा की भाषा शैली को इसमें बताएंगे। तो ये हमने एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप से लिखा है। आप भी अगर इनसे रिलेटिव आपके जो आपका जैसे आपका ये टॉपिक आया सुभद्रा संस्मरण, अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आता है और आप जो आंसर मैं आपको बताऊंगा ये आपका सभी क्वेश्चन में आंसर चलेगा। तो अगर आपको बस टॉपिक मैच करना है, अगर आपको कोई भी टॉपिक इससे मिलता जुलता रहता है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप यही आंसर लिख सकते हैं, आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए इसके उत्तर में आज हम आप देखेंगे। तो आपका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट की वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप जाके एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें आपको आंसर कैसे लिखने हैं उसका आपको लिंक मिल जाएगा। उसको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने आंसर को बेस्ट मार्क्स के साथ स्कोर करना है। तो उसके फॉर्मेट में आपका सबसे पहले एक परीक्षा आता है। तो उत्तर में हम आपका सबसे पहले एक परीक्षा लिखते हैं। तो इस परीक्षा में हम आपको जो महादेवी वर्मा का संस्मरण सुभद्रा है उसके बारे में एक छोटा सा परिचय दे देंगे। जैसे कि महादेवी वर्मा का जो संस्मरण सुभद्रा है वो हिंदी संस्मरण साहित्य के उत्कृष्ट नीति है, जो कि आपका व्यक्तिगत सम्मतियों का बयान है, बल्कि तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिवेश का भी एक प्रामाणिक दस्तावेज भी है। तो परिचय में हम इस तरीके से करके आपका लिख देंगे, जिसमें आपने जो महादेवी वर्मा की जो भी आपकी घनिष्ठ मित्र थी और एक प्रमुख राष्ट्रवादी कवित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके जीवन, स्वभाव, विचारधारा और काव्य व्यक्तित्व का अत्यंत आत्मीय और संवेदनशील चित्रण किया है। जो आपका ये संस्मरण सुभद्रा है इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन का उन्होंने चित्रण किया है। तो इसको हमने आपका एक छोटा सा परिचय के तौर में लिख दिया। अब फिर हम आपका लिखेंगे जो आपका सुभद्रा संस्मरण है उसका मूल्यांकन कर देंगे संस्मरण विधा के आधार पर। तो इसके पहले हम इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं बता देंगे, जैसे कि आत्मीयता और स्मृति की प्रामाणिकता। इसमें हम आपको बता देंगे जो आपका महादेवी वर्मा थे उन्होंने आत्मीयता और भावुकता से सुभद्रा के साथ बिताए पलों को याद किया, वो उसको ही उसने उनके संस्मरण में चित्रण कर दिया। और जो आपकी ये रचना थी आपकी एक साहित्यिक रचना तो थी नहीं, बल्कि आपके एक संवेदनशील स्मृति चित्र भी था। तो ये आपने हम पहला टॉपिक इसमें आत्मीयता और स्मृति के प्रामाणिकता के आधार पर लिख देंगे। सेकंड आपका व्यक्तित्व चित्रण पे लिख देंगे। इसमें हम आपको जो सुभद्रा चौहान का जो भी व्यक्तित्व चित्रण था उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। थर्ड आपका जो टॉपिक लिखे वो भावात्मक गहराई के बारे में लिखेंगे। इसमें संस्मरण में सुभद्रा के ऐसमय निधन से उत्पन्न वेदना और शून्यता का अत्यंत करुणापूर्ण वर्णन किया है, जो कि पाठक के मन को गहराई से छूता है। फिर आपका आता है सामाजिक चेतना। जो आपकी सुभद्रा थी वे आपकी एक आम स्त्री नहीं थी, वे आपकी राष्ट्र प्रेमी, क्रांतिकारी और कवित्री भी थी, जिसको समाज और देश के लिए जीना पड़ता था। और इस दृष्टि से यह संस्मरण नारी सशक्तिकरण और समाज चिंतन को भी प्रतिबिंबित है। अब हम आप कब देखेंगे साहित्यिक गरिमा, जिसमें महादेवी वर्मा के सौहार्दपूर्ण भाषा में संस्मरण को लिखा गया है, उन्होंने साहित्यिक शिखर प्रदान करती है, जो कि आपका संस्मरण ही नहीं बल्कि एक भावात्मक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। तो ये हमने आपका इस तरीके से सुभद्रा संस्मरण का मूल्यांकन कर लिया, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं देख ली। अब हम आपका सुभद्रा संस्मरण का सार देख लेते हैं। इसमें हम आपका जो भी सुभद्रा संस्मरण है उसका एक छोटा सा सार लिख लेंगे, जो कि आपका महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। उन्होंने उसमें सुभद्रा कुमारी के जीवन की बहुत सारी घटनाओं और विशेषताओं को बड़े ही सजीव और आत्मीय ढंग से प्रस्तुत किया है। साथ ही महादेवी वर्मा ने कहा है कि सुभद्रा का स्वभाव बचपन से ही निर्भीक, स्वतंत्र विचारों वाला और विद्रोही था।
वह रूढ़ियों और बंधनों को नहीं मानती थी। सुभद्रा जी ने कम उम्र में ही देशभक्ति और सामाजिक चेतना से भरपूर कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। सुभद्रा एक कुशल गृहिणी, जिम्मेदार मां, समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता और प्रमुख प्रखर कवयित्री थी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की कठिनाई और रोगों को भी अपने कर्तव्यों के आड़े में नहीं आने दिया। साथ ही उनका जो जीवन था वो एक संघर्ष के रूप में बीता, परंतु वे कभी भी नहीं थकी। उनकी जो प्रसिद्ध कविता वो झांसी की रानी ने उन्हें अमर कर दिया। जो सुभद्रा जी की झांसी की रानी की प्रसिद्ध कविता थी उससे उनको अमर हो गई वे, उससे उनका नाम है वो चलने लगा। तो ये हमने आपका सुभद्रा संस्मरण का एक साल लिखा, जिसमें हमने महादेवी वर्मा ने यह भी बताया कि जो आपकी सुभद्रा है उन्होंने कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर भी जनहित और देशहित में काम किया। और साथ ही उनका जो निधन था वो आपको 44 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, जो कि हिंदी साहित्य और स्वतंत्र संग्राम की भावना के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। तो इसमें हमने आपका सुभद्रा संस्मरण का सार भी लिख लिया। अब हम आपकी जो तीसरा टॉपिक था, इसमें हमारे 3 टॉपिक थे। एक तो हमें आपका सुभद्रा संस्मरण का मूल्यांकन करना था, दूसरा हमें आपका सुभद्रा संस्मरण का सार लिखना था, और थर्ड आपका इसमें महादेवी वर्मा की भाषा शैली लिखनी थी। तो इसमें भी हम आपके महादेवी वर्मा की भाषा शैली को लिख देंगे। जो आपकी ये महादेवी वर्मा की भाषा शैली होगी, इसमें भावनाओं की गहराई, अभिव्यक्ति की कोमलता और विचारों की स्पष्टता का अद्भुत संगम मिलता है। तो इनकी जो शैली थी वो भावात्मक शैली थी, काव्यात्मक शैली थी, सरलता और प्रवाह थी उनकी शैली में, सजीव चित्रण भी था, आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण थी। उनकी शैली में लेखन में गहन संवेदना है, और साथ ही सुभद्रा की स्मृति को केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि हृदय की भावनाओं से भी उन्होंने उकेरा है। संस्मरण होते हुए भी उसमें काव्य की झलक है, जो भाषा में लयात्मकता, छवियां और प्रतीकात्मक मिलती है, जो कि उनकी कविता प्रतिभा को दर्शाती है। फिर आपका सरलता और प्रवाह, जो उनकी भाषा थी वो अत्यंत सहज, सरल और प्रभावपूर्ण थी, जिसमें कि पाठक को भावों की अनुमति सहज रूप से होती थी, जिसका कोई शब्द बोझिल या कृत्रिम नहीं लगता था। फिर आपका आता है सजीव चित्रण। महादेवी वर्मा की शैली इतनी चित्रात्मक थी कि सुभद्रा का चेहरा, स्वभाव, आवाज और जीवन मानव आंखों के समान सजीव हो उठता है। फिर आपका आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि, जिसमें महादेवी जी की दृष्टिकोण जो केवल सांसारिक ही नहीं था बल्कि उसमें एक दार्शनिक गहराई भी थी। वे मृत्यु को जीवन की पूर्णता मानती थी और सुभद्रा के असमय जाने को भी उसे दृष्टि से देखती थी। तो ये हमने आपके महादेवी वर्मा की भाषा शैली देख ली। तो जो आपका क्वेश्चन था इसमें हमके 3 टॉपिक कवर करने थे। एक तो आपका संस्करण विधा के आधार पर सुभद्रा संस्करण का मूल्यांकन, दूसरा आपका सुभद्रा संस्करण का सार, और थर्ड आपका महादेवी वर्मा की भाषा शैली। तो ये तीनों ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इनको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर आपको जो भी आपका महादेवी वर्मा की भाषा शैली से रिलेटेड या संस्मरण विधा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सभी एक आंसर भी लिखोगे तो आपका बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। तो फिर हम आपका लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष लिखते हैं, जिसमें हम सुभद्रा केवल एक संस्मरण नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक, भावात्मक और साहित्यिक दस्तावेज है। निष्कर्ष में हम आपका सुभद्रा संस्मरण के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, जिसमें कि एक नारी की बहुआयामी की भूमिका थी, एक मित्र, कवित्री, क्रांतिकारी मां और पत्नी के रूप में, जो कि उत्कृष्ट रूप में चित्रित हुई। महादेवी वर्मा की जो लेखनी थी इसने संस्मरण का ऐसे ही जीवन दे दिया कि पाठक उसमें डूबकर सुभद्रा की आत्मा से जुड़ जाता है, और ये आपका हिंदी साहित्य में संस्मरण विधा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये तो आपका संस्मरण विधा हो गई। सेकंड आपका जो क्वेश्चन आता है इसमें हम आपका द्वीपदान एकांकी के मूल संवेदना के बारे में देखेंगे और दीपदान एकांकी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करेंगे। तो इसमें भी हम आपको एक छोटा सा परिचय लिख देंगे। परिचय में हम आपका जो दीपदान आपकी एक एकांकी है वो आपकी प्रसिद्ध एकांकी है, उसके बारे में, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है उसके बारे में हम आपको एक छोटे से परिचय में लिख सकते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं। दीपदान में आपकी मानवीय संवेदना, कार्यपरायणता, त्याग और आत्म बलिदान जैसे भाविक को मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, और जो आपके एकांकी सामाजिक एवं पारंपरिक मूल्य के साथ साथ व्यक्ति के अंतर्मन में चल रहे संघर्ष को उजागर भी करती है। तो ये आपका एक छोटा सा परिचय हो गया। अब हम आपका दीपदान एकांकी की मूल संवेदना देख लेते हैं। इसमें हम दीपदान की मूल संवेदना त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और आत्म बलिदान के भाव पर केंद्रित करते हैं, जो कि आपकी जो एकांकी है इसमें हम आपके पात्र निजी सुखों को त्याग कर दूसरों के जीवन को प्रकाशमान करने का संदेश देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक दीप स्वयं जलकर दूसरों के अधिकार को अंधकार को दूर करता है। फिर आपका आता है एकांकी में समाज तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ साथ व्यक्ति के नैतिक संघर्ष को उकराया गया है। इसमें पात्र अपने भीतर के द्वंद्व, कर्तव्य और इच्छाओं के बीच संतुलन स्थापित करते हैं, जो कि आपकी कहानियां ये बताती है कि जीवन में सच्ची संतुष्टि दूसरों के लिए जीने और उनके जीवन में प्रकाश लाने से ही मिलती है। फिर हम आपके इनके मूल संवेदना के कुछ मुख्य बिंदु लिख देंगे, जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर
उठकर कर्तव्य और समाज सेवा को महत्व देना। सेकंड आपका स्वयं के सुखों को त्याग कर दूसरों के जीवन को अवलोकित करना। थर्ड आपका आत्मिक शांति का मार्ग बलिदान और संवेदनशील से होकर गुजरता है। फोर्थ आपका जीवन में संघर्ष त्याग और दृढ़ निश्चय से ही वास्तविक मानवता की पहचान होती है। फिफ्थ आपका प्रतीकात्मक रूप में दीपदान जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाने का संदेश देता है। इस प्रकार से हमने आपका दीपदान जो आपके ये थी, इसमें हमने मानवीय मूल्यों की ऊंचाई, संवेदनात्मक गहराई और समाज के प्रति दायित्व बोध की अभिव्यक्ति केंद्र में रखा गया है। तो ये हमने आपके मूल संवेदना के कुछ मुख्य बिंदु देख लिए। अब हम इसका आपका दूसरा टॉपिक भी देख लेते हैं, जिसमें आपका दीपदान एकांकी के शीर्षक की सार्थकता लिखनी है। तो जो आपका दीपदान शीर्षक है, ये प्रतीकात्मक होते हुए भी एकांकी के मूल संवेदना को संपूर्णता प्रदान करता है। जो दीपदान का शाब्दिक करता है वो दीप का दान करना अर्थात प्रकाश का दान, जिसमें कि आपका दीप उन पात्रों का प्रतीक है जो स्वयं को जलाकर दूसरों के जीवन में उजाला भरते हैं। तो अब हम आपके शीर्षक की सार्थकता के पक्ष देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता प्रतीकात्मक। इसमें हम आपका बताया गया जो दीप होता है वो खुद जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है, जो कि इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो अच्छे भले व्यक्ति होते हैं वे खुद को कष्ट पहुंचाकर दूसरों को अपना उनके हितों के लिए कार्य करते हैं। जो आपका शीर्षक है एकांकी के भाव संदेश दोनों को प्रतिबिंबित करता है। सेकंड आपका मूल संवेदना का प्रतिबिंब, जो कि एक एकांकी के मूल संवेदना त्याग और कर्तव्य के भाव से जुड़ी होती है, जो दीपदान के प्रतीक के माध्यम से स्पष्ट होती है। इसमें पात्र अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर समाज के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं। फिर आपका प्रकाश और अंधकार का द्वंद्व होगा, जिसमें शीर्षक जीवन के अंधकार के विरुद्ध प्रकाश के विजय के संदेश देता है। यह न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक अंधकार को भी दूर करने की प्रेरणा देता है। फिर आपका आता है भावात्मक गहराई, जिसमें दीपदान केवल एक क्रिया ही नहीं है बल्कि एक मानव धर्म भी है। इसमें अपने छोटे छोटे त्याग के माध्यम से किसी के जीवन में रोशनी लाना इस शीर्षक की सार्थकता को और अधिक व्यापक बनाती है। तो इस प्रकार से हमने आपका दीपदान शीर्षक को एक कथानक की मूल संवेदनाओं को प्रतिबिंबित कर लिया। साथ ही जो पाठक था उसने यह भी बताया कि वास्तविक जीवन का प्रकाश तभी संभव है जब हम दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करने के लिए तैयार हो। तो ये हमने आपके दीपदान एकांकी के शीर्षक की सार्थकता और उसके मूल संवेदना के मुख्य बिंदु के कुछ टॉपिक थे वे कवर कर लिया है। इसके बाद हम आपका इसी प्रकार से इसका भी एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे, जिसमें हम दीपदान एकांकी का सारा निष्कर्ष आपको एक तरीके से लिख देंगे। इसमें आपका जो त्याग कर्तव्य मानवीय संवेदनाओं की सशक्त प्रस्तुति है, और जो आपका शीर्षक है इसमें प्रतीकात्मक और एकांकी के मूल संवेदना दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसमें आपका पाठकों को अपने जीवन को दूसरों के लिए दीप की बात ही सार्थक बनाए, ताकि समाज का अंधकार दूर होकर प्रकाश की स्थापना हो सके। तो इसमें भी हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसमें हम आपका मेरे राम का मुकुट भूग रहा है निबंध की प्रतीकात्मकता को स्पष्ट करेंगे। सेकंड आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध का प्रतिपाद लिखिए। तो इसमें हम आपका निबंध की प्रतीकात्मकता को स्पष्ट करेंगे और निबंध का प्रतिपाद लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब इसमें भी हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे, जिसमें कि हम जो आपका निबंध है ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, या आपका हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक निबंध है, जिसमें कि आपका प्रतीकात्मक और आलोचनात्मक शैली में ये आपका निबंध लिखा गया है, जो कि लेखक राम के प्रतीक का सहारा लेकर यह दर्शाते हैं कि आज की जो सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था है उनको किन आदर्शों को ये कलंकित कर दिया है, जिन पर भी हमारा सांस्कृतिक और नैतिक आधार टिका हुआ है। तो ये आपका हम इस तरीके से एक छोटा सा परिचय देख लेंगे। फिर हम आपका प्रतीकात्मक की व्याख्या लिख देंगे। जो आपका निबंध है ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको अपने आप में ये आपका एक ज्ञान प्रतीक है, जिसमें कोई साधारण दृश्य ही नहीं है, बल्कि वो पूरे समाज की नैतिक स्थिति, धार्मिक पाखंड और मानवीय मूल्यों के पतन की ओर संकेत करता है। जो आपका ये निबंध है इसमें लेखक भारतीय मानस में गहराई से बसे राम को एक नैतिक आदर्श, न्याय के प्रति और धर्म के संरक्षण के रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन यह आपका राम केवल पौराणिक चरित्र ही नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा प्रतीक भी है जो सत्य, मर्यादा, आदर्श और धर्म के रक्षक है, जिनके नाम पर समाज में नैतिक व्यवस्था बनी रहती है, लेकिन वर्तमान समाज में उनके नाम का दुरुपयोग पाखंड और राजनीतिक स्वार्थ के लिए दोहन हो रहा है। जब आपका जो लेखक था उसने मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो उन्होंने इसका आशय यह बताया कि राम जैसे आदर्शों की तौहीन हो रही है, उनका सिर शर्म से झुक रहा है और उनके आदर्शों पर आघात किया जा रहा है। तो यहीं पर हम आपका प्रतीकात्मकता के कुछ प्रमुख आयाम देख लेते हैं, जिसमें राम का मुकुट भीगना, इसमें यह बताया गया है कि जो एक आदर्श राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम की लज्जा, वेतन और विशाल व्यवस्था का प्रतीक है, वो आज भी धार्मिक उन्माद, हिंसा और नैतिक पतन को ही देखकर दुखी है। सेकंड आपका राम का आर्द होना, जिसमें केवल भावनात्मक संकेत ही नहीं है बल्कि एक नैतिक चेतावनी भी है कि अगर समाज ने अपने मूल्य को नहीं संभाला तो जिन राम के नाम पर सब हो रहा है वे स्वयं दुखी और विरक्त हो जाएंगे।
थर्ड आपका राजनीतिक दोहन का प्रतीक, जिसमें आज राम का नाम राजनीतिक लाभ, धार्मिक विभाजन और सांप्रदायिकता के लिए उपयोग हो रहा है। जो आपका ये प्रतीक है ये बताता है कि जब धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग लोकतंत्र और मानवता को बांटने के लिए होता है तो वह रामत्व नहीं रावणत्व हो जाता है। फोर्थ आपका सांस्कृतिक विडंबना, इसमें राम जो भारतीय संस्कृति के आदर्श है, आज उन्हीं के नाम पर हिंसा, नफरत और झूठ फैलाया जा रहा है, जो कि एक सांस्कृतिक त्रासदी है जिसे लेखक प्रतीकों के माध्यम से उभारते हैं। फिर हम आपका निबंध का प्रतिपाद देख लेंगे, जो आपका मुख्य संदेश होता है। जो आपका हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा ये निबंध लिखा गया है, यह आपका एक गहरा आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक प्रतिपादन प्रस्तुत करता है, जिसमें समाज धार्मिक प्रतीकों का उपयोग मूल्य की रक्षा के बजाय राजनीतिक लाभ और नफरत फैलाने के लिए करने लगे तो वह धर्म ही नहीं धर्म का विनाश है। इसमें हम आपके कुछ मुख्य प्रतिपाद के कुछ मुख्य बिंदु लिख देंगे, जिसमें आपका एक धार्मिक पाखंड की आलोचना कर देंगे। सेकंड आपका राजनीति में धर्म का उपयोग बता देंगे। थर्ड आपका सांप्रदायिकता के विरुद्ध चेतावनी बता देंगे। फोर्थ आपका सच्चे रामत्व की पुकार देख लेंगे। फिफ्थ आपका सामाजिक जागरूकता और आत्म मंथन बता देंगे। ये सभी टॉपिक बताने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपका यही लिख देंगे कि जो आपका मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह आपका निबंध ही नहीं था, यह आपका एक सामाजिक दर्शन, नैतिक चेतावनी और सांस्कृतिक आत्ममंथन भी है, जिसमें प्रतीकात्मकता के माध्यम से लेखक ने हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी को उजागर किया और साथ ही राम के नाम पर राम के मूल्य को भुला देना। जो आपका ये निबंध है, इसमें शीर्षक उतना ही भावुक है जितने की तीखा और जागरूक भी। लेखक हमें यह याद दिलाता है कि जब आदर्शों पर तिरस्कार होता है तो केवल प्रतीक ही नहीं, आपके संस्कृति भी भीगती है, कांपती है और अत्यंत मौन हो जाती है। इसलिए जो लेखक की पुकार है वो यही है कि राम को बचाइए, उनके राम नाम को नहीं, उनके काम को पुनर्जीवित कीजिए। तो ये हमने आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिया। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जिसमें हम भाव या मनोविकार निबंध के प्रतिपाद को अपने शब्दों में लिखेंगे और जो भाव और मनोविकार निबंध है उसके आधार पर शुक्ल जी की निबंध शैली की विशेषताएं बताएंगे। तो इसमें भी हम आपको एक छोटा सा परिचय दे देंगे भाव और मनोविकार निबंध के बारे में और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारे में। जो कि भाव और मनोविकार निबंध है, ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा एक विचारशील और दार्शनिक निबंध है, जिसमें कि मनुष्य के भाव और मनोविकारों के स्वभाव, अंतर और सामाजिक प्रभाव का गहन विश्लेषण किया जाता है। और ये आपका निबंध ही नहीं है, ये आपका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, जो कि शुक्ल जी की गहन चिंतनशीलता और तार्किकता शक्ति का प्रमाण भी है। तो यहाँ हम आपका एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे, फिर हम आपका भाव या मनोविकार निबंध का प्रतिपाद मुख्य विचार लिख देंगे। जो आपका इस निबंध का मुख्य प्रतिपाद है वो मनुष्य के भीतर उत्पन्न होने वाले भावों मनोविकारों के बीच के अंतर को स्पष्ट करना और उनके सामाजिक प्रभाव को समझाना है। इसके भी हम आपके कुछ मुख्य प्रतिपाद के बिंदु देख लेते हैं, जिसमें आपका भाव और मनोविकार का अंतर कर देंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि भाव शुद्धि स्वाभाविक और सहज सामाजिक प्रतिक्रिया है, जो कि व्यक्ति की संवेदनशीलता और मानवता को उजागर करती है। और जो आपका मनोविकार है वो विकृत, असंतुलित और अराजक मानसिक अवस्था है, जो कि व्यक्ति को उचित निर्णय से विचलित करती है। फिर हम आपका भाव का सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं, जिसमें भाव मनुष्य की उच्चता की ओर प्रेरित होते हैं। वे व्यक्ति को उदार, संवेदनशील, समाज उपयोगी और मानवीय बनाते हैं, जो कि भाव के कारण व्यक्ति सच्ची सहानुभूति, प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलता है। फिर आपका मनोविकार का नकारात्मक प्रभाव आ जाता है, जिसमें मनोविकार व्यक्ति को आत्मकेंद्रित, स्वार्थी और अराजक बनाते हैं, जिससे सामाजिक समरसता का नाश हो जाता है और हिंसा, द्वेष व असंतोष जैसे विचार जन्म ले लेते हैं। फिर हम आपका भावनाओं का संतुलन बता देंगे। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने भावों को विकसित करना चाहिए और मानव विकारों को वश में रखना चाहिए, तभी आपका एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। फिर हम आपका साहित्य का उद्देश्य बता देंगे। जो साहित्य का उद्देश्य होता है वो सच्चा साहित्य वही होता है जो मनुष्य के भीतर भावों को जागृत करे और मनोविकारों का संक्षेप करे। तो आप इसको एक संक्षेप में इस निबंध का प्रतिपाद इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो मानवीय भावनाओं का विकास और मनोविकारों का नियंत्रण है, वही समाज और संस्कृति की उन्नति का मूल मंत्र है। अब हम आपका दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, भाव मनोविकार निबंध के आधार पर शुक्ल जी की निबंध शैली की विशेषताएं। तो इसमें हम आपके रामचंद्र शुक्ल जी के जो निबंध शैली है उसकी विशेषताओं के बारे में बता देंगे। इसमें हमने आपका तार्किकता और विश्लेषणात्मक दृष्टि बता देंगे। जो उनका निबंध लेखन था वो तर्क और कारणों पर आधारित होता है। वे बिना भावुकता में बहते हुए ज्ञान विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। भाव और मनोविकार के बीच का अंतर उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से स्पष्ट किया है। फिर हम आपका चिंतनशीलता और गंभीरता बता देते हैं। जो उनकी भाषा थी वो अभिव्यक्ति थी, उसमें ज्ञान चिंतन झलकता था, जो कि विषय को सती रूप में नहीं लेते थे बल्कि उसकी जड़ों तक पहुंचते थे। थर्ड आपका स्पष्टता और संगति, जो कि शुक्ल जी के निबंधों में विचारों की स्पष्टता और प्रस्तुति में क्रमबद्धता रहती थी। जो निबंध में उन्हें पहले भाव और मनोविकार को परिभाषित किया, फिर दोनों के प्रभाव को क्रम से स्पष्ट किया। फोर्थ आपका उदाहरणों का प्रभावी उपयोग, जिसमें शुक्ल जी अपने विचारों को प्रमाणिक बनाने के लिए उदाहरणों का उपयुक्त प्रयोग करते रहे, जो कि साहित्य के ऐतिहासिक और सामाजिक उदाहरणों के माध्यम से अपने तर्क को मजबूती प्रदान करते रहे।
फिर तो आपका भाषागत विशेषता है, इसमें हम आपकी उनकी भाषा के बारे में बता देंगे। उनकी भाषा जो थी वो सरल, प्रांजल, सांस्कृतिक निष्ठ हिंदी थी, जिसमें कि विचारित और अर्थगर्भित का विकास था। इसमें भावों को व्यक्त करते समय उनकी भाषा गंभीर परंतु बौद्धिक लगती है। सिक्स्थ आपका उद्देश्यपरक लेखन, जिसमें जो शुक्ल जी का लेखन था वो केवल मनोरंजन या व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के लिए नहीं था, साथ ही उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो पाठकों के भीतर सामाजिक चेतना, नैतिक उन्नयन और साहित्यिक संवेदनशीलता का विकास करना था। तो ये हमने आपका एक छोटा सा निबंध शैली की विशेषताएं बता दिया। हम अब आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होता है। निष्कर्ष में हम भाव या मनोविकार निबंध में जो आपका रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञान दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवीय संवेदनाओं का विश्लेषण किया, और साथ ही इस निबंध का प्रतिपाद यह है कि मनुष्य के जीवन में भाव का पोषण और मनोविकार का शमन अनिवार्य है, जो कि शुक्ल जी की निबंध शैली गंभीर, तार्किक, विश्लेषणात्मक और उद्देश्यपरक, जो कि हिंदी गद्य के साहित्य में उन्हें एक उच्च स्थान प्रदान करती है। तो ये हमने आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया। इस पर अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें हम आपका मलबे का कहानी, जो आपका मलबे का मालिक कहानी है, उसके विभाजन की त्रासदी को उद्घाटित करती है। इस कथन की तार्किक सहित पुष्टि करेंगे, और साथ ही जो मलबे की कहानी का विभाजन की त्रासदी को दर्शाता है इसका विवेचन करेंगे। तो इसमें भी हम आपका एक छोटा सा परिचय देख लेंगे, जिसमें हम लिख देंगे जो आपका मलबे की कहानी है ये आपका इनायतुल्ला अल्ताफ के द्वारा लिखी गई है, जो कि 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी को अत्यंत सशक्त और संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती है। और जो आपकी ये कहानी है ये एक साधारण घटना के माध्यम से विभाजन के दौरान मानवीय संबंधों के टूटने, मूल्यबोध के विघटन और सांस्कृतिक पीड़ा को गहरे स्तर पर उजागर करती है। तो इसमें हम आपका मलबे का मालिक कहानी विभाजन की त्रासदी को उद्घाटित कर लेते हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले बिखरती मानवता का चित्रण करेंगे। इसमें आपका जो विभाजन है वो न केवल भौगोलिक सीमाओं को बदलता है बल्कि अरध्यों के संबंधों को भी तोड़ देता है। सेकंड आपका संपत्ति के अधिकार का व्यर्थ संघर्ष, जिसमें कहानी का मुख्य पात्र जब विभाजन के बाद लौटता है और अपने पुराने घर का केवल मलबा देखकर भी उस पर अधिकार जताने की कोशिश करता है। तो ये आपका विस्थापन और अस्तित्व के संकट को दर्शाता है। थर्ड आपका जड़ से कट जाने की पीड़ा, इस कहानी में हम आपका घर केवल ईंट पत्थरों की इमारत ही नहीं है बल्कि वो आपकी यादों, परंपरा और पहचान का प्रतीक भी है। फोर्थ आपका सांस्कृतिक और भावात्मक क्षति, जिसमें विभाजन ने केवल भौतिक क्षति नहीं पहुंचाई बल्कि सांस्कृतिक विरासत और भावनात्मक संबंधों को भी नष्ट कर दिया। अब हम आपका मलबे का मालिक कहानी विभाजन की त्रासदी को दर्शाती है, इसका विवेचन कर लेते हैं। इसमें भी हम आपका सबसे पहले एक टॉपिक लिख लेंगे, उजड़ा हुआ घर, बिखरा हुआ जीवन, जिसमें घर का उजड़ जाना केवल एक भौतिक विनाश ही नहीं है बल्कि व्यक्तित्व और पहचान के छिन्न भिन्न होने का प्रतीक भी है। सेकंड आपका नए और पुराने के बीच संघर्ष, जब मुख्य पात्र पुराने घर का मलबा देखकर भी उस पर दावा करता है और नए बसने वाले उसे रोकते हैं, तो यह नया और पुराना, नवगठित पहचान और पुरानी जड़ों के बीच गहरे संघर्ष को उजागर करता है। थर्ड आपका दर्द और हताशा का चरम आ जाता है, जिसमें कहानी के अंत में पात्र की निराशा, पीड़ा और अव्यक्त रोष इस बात का प्रतीक है कि विभाजन ने लाखों लोगों के दिलों में न बढ़ने वाला शून्य और अव्यक्त पीड़ा छोड़ दी है। फोर्थ आपका मलबे का मालिक व्यंग्यात्मक बिंब लिख लेते हैं। इसमें आपका शीर्षक की कटाक्षपूर्ण और गहरी विडंबना से भरा हुआ है, जो कि हमें दिशा दर्शाता है कि अपना घर रहा, न लोग न पहचान, केवल मलबा बचाया और उस पर ही मालिकाना अधिकार जताया जा रहा है। तो ये सभी लिखने के बाद इसमें भी हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे, जिसमें कि हम आपका मलबे की कहानी के बारे में बता देंगे, जो कि विभाजन की त्रासदी को एक गहरी मानवीय संवेदन के साथ उकेरती है। साथ ही जो आपकी कहानी है ये आपका भीषण प्रभाव, सांस्कृतिक विघटन, भावनात्मक आघात, मानवीय मूल्यबोध के पतन को अत्यंत प्रभावी ढंग से उद्घाटित करती है और पाठक के मन में गहरी संवेदना जगाती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आपका नमक का दरोगा कहानी की मूल संवेदना देखेंगे और भाषा, शिल्प और चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही नमक का दरोगा कहानी की विशेषताएं लिखेंगे। इसमें भी हम आपका एक छोटा सा परिचय लिख देंगे। जो आपका नमक का दरोगा की कहानी है वो आपका मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, जो कि प्रेमचंद के प्रारंभिक रचना काल की है, जिसमें उन्होंने अपने विशिष्ट यथार्थवादी दृष्टिकोण और सामाजिक सरोकार का परिचय दिया है। अब हम आपका नमक का दरोगा कहानी की मूल संवेदना देख लेते हैं, जिसके हम कुछ मुख्य बिंदु लिखेंगे। इसमें आपका सत्यनिष्ठा की विजय हुई है। सेकंड आपका इसमें व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का चित्रण किया है और आत्मगौरव और नैतिक साहस रखा गया है। तो आपका जो ये कहानी है ये आपका यही संदेश देते हैं, सच्चाई और ईमानदारी की राह कठिन होती है परंतु उसकी विजय निश्चित है। सेकंड आपका आता है नमक का दरोगा कहानी की भाषा, शिल्प और चरित्र चित्रण, जिसमें हम आपका भाषा शिल्प कर देंगे। जो इनकी भाषा थी वो सरल एवं सहज भाषा थी, जो कि सामान्य बोलचाल की भाषा थी, जो आम जनता के जीवन से सीधा जुड़ाव बनाती है।
सेकंड आपका व्यंग्य और कटाक्ष का प्रभावी उपयोग, जिसमें प्रेमचंद ने तत्कालीन समाज की विसंगत और भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग किया। थर्ड आपका आता है संवादों का प्रभाव। फोर्थ आपका आता है प्रसंगानुकूल वर्णन। अब हम आपका चरित्र चित्रण देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है वंशीधर, जो कि एक आदर्शवादी और दृढ़ संकल्प वाला चरित्र है, जो कि अपने असूलों से कोई समझौता नहीं करता है। सेकंड आपका गंगा दयाल बाबू, जो कि नमक के अवैध व्यापारी थे, जो कि वंशीधर को रिश्वत देकर बच निकलने का प्रयास करते थे। थर्ड आपका अन्य पात्र, जिसमें आपका सहायक अधिकारी, अधीनस्थ कर्मचारी और उस पर अधिकारीगण भी भ्रष्ट और अवसरवादी प्रवृत्तियों के प्रतीक है। अब हम आपका नमक की दरोगा की कहानी के कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है यथार्थवादी दृष्टिकोण, जो आपकी कहानी थी समाज के यथार्थ को बिना किसी आडंबर के सामने रखती है। सेकंड आपका नैतिक सुरक्षा, जिसमें नैतिकता का गहरा संदेश होता है। थर्ड आपका रोचकता और प्रभाव, जो कि कहानी की कथा शैली रोचक होती है, जिससे पाठक की रुचि आरंभ से ही अंत तक बनी रहती है। फोर्थ आपका व्यंग्यात्मक शैली, जो कि प्रेमचंद ने तत्कालीन सरकारी तंत्र और समाज पर व्यंग करते हुए उनकी बुराइयों को उभारा, जिससे कि पाठकों को में सुधार की प्रेरणा उत्पन्न होती है। फिफ्थ आपका आदर्शवादी नायक का चित्रण, जो कि वंशीधर जैसा चरित्र प्रेरणा का स्रोत बनता है, और ये साथ में ये बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उसूलों पर अडिग रहना संभव है। सिक्स्थ आपका साधारण जीवन का सजीव चित्रण, जो कि कहानी में ग्रामीण जीवन, निम्न मध्य वर्गीय संघर्ष और सरकारी तंत्र का सजीव चित्रण है, जो कि प्रेमचंद की लेखनी का विशिष्ट गुण है। ये सभी विशेषताएं बताने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे, जिसमें हम आपका नमक का दरोगा कहानी के बारे में लिख देंगे, जो कि एक यथार्थवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण का उदाहरण है, जिसमें प्रेमचंद ने सामाजिक विषमताओं, भ्रष्टाचार और नैतिक मूल्यों के संघर्ष को अत्यंत सजीवता और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। जो आपके इसके वंशीधर है, वे हमें सिखाते हैं कि सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना कठिन अवश्य है, परंतु वही मार्ग अत्यंत सच्ची प्रतिष्ठा और आत्मसंतोष दिलाता है। तो इसी तरीके से हम आपको एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। अगर मैं आपको सभी एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब कुछ। बाकी आप वीडियो को पॉज करके आप और तरीके से वीडियो को अपने तरीके से एक बार सब कुछ रीड कर लेना, सब कुछ पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जिसमें हम आपका शुक्लोत्तर निबंध के विकास क्रम को रेखांकित करेंगे और निबंध का परिचय देंगे, जिसमें उसके विकास के चरणों की व्याख्या की गई है। तो सबसे पहले हम आपका निबंध का परिचय देख लेंगे। जो आपका निबंध है वो आपका एक गद्यविधा है, जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वतंत्र भाव से अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। साथ ही निबंध में विषय का विश्लेषण, भावनाओं का सौंदर्यपूर्ण प्रदर्शन और व्यक्तित्व की छाप देखने को मिलती है। हिंदी में जो आपका निबंध लेखन होता है, इसका आरंभ आचार्य भारतेंदु युग में हुआ था, परंतु इसे पूर्ण आकार देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। यह हम आपका निबंध का परिचय दे देंगे, फिर हम आपका निबंध के विकास के चरणों की व्याख्या कर लेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला भारतेंदु युग आता है, जो कि आपको 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था, जिसमें हिंदी निबंध का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट आदि के समय में हुआ था, जो कि निबंधों में व्यावहारिकता, पैदाइशात्म और समाज सुधार की भावना प्रमुख थी। इसके उदाहरण में आप बालकृष्ण भट्ट का निबंध संग्रह नूतन ब्रह्मचार्य देख सकते हैं। सेकंड आपको द्विवेदी युग आता है, जो आपको 1900 से 1920 में होता है। इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से निबंध लेखन में गंभीरता और तथ्यपरकता आई। थर्ड आपका शुक्ल युग आता है, जो कि आपको 1920 से 1940 के युद्ध बीच चरण। इसमें आपका रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध को गंभीर साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित किया। यह आपके कुछ प्रमुख चरण बता दिए विकास के। अब आपका शुक्लोत्तर निबंध का विकास क्रम देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है व्यक्तिवादी और भावनात्मक निबंध, जो कि शुक्लोत्तर युग में निबंध लेखकों में अपने व्यक्तित्व, भावना और स्वयं के अनुभवों को अधिक महत्व देता है। सेकंड आपका मनोविश्लेषणात्मक और आत्मकथात्मक निबंध, जो कि निबंध इस दौर में निबंध मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और आत्मकथात्मक का प्रवेश हुआ था। थर्ड आपका व्यंग्यात्मक निबंध, जो कि शुक्लोत्तर युग में निबंध लेखन में व्यंग का भी समावेश हुआ था। फोर्थ आपका फिर विविध विषयों का समावेश, शुक्लोत्तर युग में निबंध लेखन के विषयों का विस्तार हुआ। फिफ्थ आपका भाषा और शिल्प में विविधता आ जाती है, जो कि शुक्लोत्तर निबंधों में भाषा अधिक सहज, प्रवाहमय और बोधगम्य हो गई। तो ये हमने आपका कुछ टॉपिक देख लिया। अब हम आपका इसका भी एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेंगे। निष्कर्ष में हम आपका निबंध के बारे में बता देंगे कि जिसमें आपका चिंतन, भावना और व्यक्तित्व का जीवन सजीव रूप में मिलता है, और ये आपका शुक्लोत्तर काल के निबंध में निबंध विधा अधिक विविधतापूर्ण और स्वतंत्र रूप ग्रहण किया। इस तरीके से जो आपका हिंदी निबंध है वो आज एक समृद्ध, स्वतंत्र और प्रभावशाली विधा बन चुकी है, जो कि साहित्य के विभिन्न पक्षों को आत्मीयता से अभिव्यक्त करने का माध्यम बन गई है। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें हम आपका संस्मरण और व्यंग का विकास बता देते हैं, और व्यंग की विधिगत विशेषता बताते हुए उसकी विकास यात्रा का संक्षिप्त परिचय देंगे। तो इसमें भी आपका एक छोटा सा परिचय दे देंगे संस्मरण और व्यंग का, जिसमें संस्करण लेखक के निजी अनुभव के आत्म झलक प्रस्तुत करता है, वहीं जो व्यंग होता है वो समाज की
विसंगति और विडंबनाओं पर तीखा प्रहार करता है। अब हम आपका संस्मरण का विकास देख लेते हैं, जिसमें हम आपका सबसे पहले संस्मरण का परिचय देख लेते हैं। जो आपका संस्मरण होता है वो आपकी एक प्रकार की गतिविधि होती है, जिसमें लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभवों, देखे सुने घटनाक्रम और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जुड़ी स्मृतियों को आत्मीय, भावनात्मक और सहज शैली में प्रस्तुत करता है। अब हम आपका संस्मरण के विकास की यात्रा देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे प्रारंभिक युद्ध आता है भारतेंदु युग, जिसमें हिंदी कथन में आत्मकथात्मक रचनाओं के बीज देखे जा सकते हैं, किंतु स्वतंत्र रूप से संस्मरण लेखन प्रारंभ नहीं हुआ था। सेकंड आपका द्विवेदी युग, जिसमें समाज सुधार और गद्य को परिष्कृत करने का प्रयास हुआ, जिससे व्यक्तिगत लेखन को महत्व मिला। थर्ड आपका फिर शुक्ल युग आता है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों के माध्यम से साहित्यिक लेखन को बल दिया। फोर्थ आपका छायावादी युग आता है, जिसमें महादेवी वर्मा जैसी लेखाओं ने संस्करण को कोमल भावनाओं और गहरी संवेदनशीलता को समृद्ध किया। फिर तो आपका आता है आधुनिक युग, जिसमें संस्मरण विधा विविधता में आई और साथ ही सामाजिक, साहित्य, राजनीतिक क्षेत्रों के संस्मरण भी सामने आए। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं, जो आपका हिंदी संस्मरण है वो आपका एक साहित्यिक विधा बन चुका है, जो कि लेखकों के अनुभव के साथ काल और समाज के दस्तावेज को भी सहजता है। अब हम आपका व्यंग का विकास और उसकी विधागत विशेषता देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका व्यंग की विधागत विशेषता देख लेते हैं। जो आपका व्यंग होता है वो आपका एक साहित्यिक विधा होती है, जिसमें लेखक हास्य, तीखे कटाक्ष के माध्यम से समाज की कुरीतियों, राजनीतिक विसंगतियों, धार्मिक पाखंडों और मानवीय दोषों पर चोट करता है। फिर हम आपका व्यंग का विकास क्रम देख लेते हैं, जो कि आपका आदिकाल और भक्ति युग में हुआ, भारतेंदु युग में हुआ, द्विवेदी युग में हुआ, छायावादी युग में हुआ, प्रेमचंद युग में हुआ, स्वतंत्रता पश्चात युग में हुआ और समकालीन युग में हुआ। तो यहाँ हम आपका एक छोटा सा विकास देख लेंगे, इसको आप सभी देख लेना, क्योंकि अगर हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर हम आपको एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम लिख देंगे जो संस्मरण लेखक के निजी स्मृतियाँ हैं, उनके माध्यम से काल, समाज और व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। साथ ही एवं कटाक्ष और हास्य के माध्यम से सामाजिक चेतना और विकृति पर प्रहार करता है। तो ये हमने आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, जिसमें हम आपको कुछ उसके बारे में टिप्पणी करेंगे, जिसमें हम आपका एक रेखा चित्र का विकास देखेंगे। सेकंड आपका एकांकी के तत्व देखेंगे। फिर अब्दुल गनी तथा रखे पहलवान की चारित्रिक विशेषता देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपका रेखा चित्र का विकास देख लेते हैं। तो रेखा चित्र के विकास में हम आपका देखेंगे जो इसके विकास की प्रक्रिया, उसकी प्रारंभिक अवस्था देखेंगे, जिसमें हिंदी गद्य के प्रारंभिक युग में रेखा चित्र जैसी विधा का स्पष्ट रूप नहीं था, किंतु पत्र पत्रिकाओं में व्यक्तित्व संबंधी छोटे छोटे लेखों के रूप में इसके बीज मिलते हैं। सेकंड आपका द्विवेदी युग, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में निबंधों में व्यक्तिगत चित्रण का स्वरूप देखने को मिला था। थर्ड आपका शुक्ल युग, जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने आलोचनात्मक निबंधों में साहित्यकारों के व्यक्तित्व का रेखांकन कर रेखाचित्र विद्या के विकास पर बल प्रदान किया। थर्ड आपका आता है छायावादी युग, जिसमें छायावादियों ने भावनाओं के सूक्ष्म चित्रण द्वारा रेखाचित्र में आत्मीयता और सौंदर्य जोड़ा। फिर आपका आता है आधुनिक युग, जिसमें रेखाचित्र लेखन व्यापक रूप ले चुका था। पत्रकारिता, संस्मरण, आत्मकथा और साहित्यिक निबंधों में इसका स्वतंत्र प्रयोग हो गया था। तो इसमें भी हम आपको एक छोटा सा निष्कर्ष में डाल देंगे, जिसमें हम आपका रेखा चित्र के बारे में बता देंगे कि जो आपका रेखा चित्र है वो हिंदी गद्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें जीवन के छोटे छोटे दृश्य व्यक्तित्व को सजीव बनाकर पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो इसका भी आपका निष्कर्ष लिखने के बाद हम आपका जो एकांकी के तत्व है उसके प्रमुख तत्व लिख देंगे, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संक्षिप्त, जो कि एकांकी में घटनाओं का संक्षिप्त और प्रभावी विकास होता है। सेकंड आपका एकता, जिसमें समय, स्थान और कार्य की एकता एकांकी का प्रमुख गुण होता है। थर्ड आपका घटना का विकेंद्रीकरण, जिसमें एक ही मुख्य घटना या समस्या को केंद्र बनाकर पूरा एकांकी विकसित होता है। फोर्थ आपका चरित्र संख्या सीमित, जिसमें एकांकी होता है, इसमें पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। फिफ्थ आपका संवेदन की तीव्रता, जिसमें एकांकी में भावना की तीव्रता अधिक होती है, जिससे पाठक या दर्शक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सिक्स्थ आपका संवाद प्रधानता, जिसमें संवादों के माध्यम से पात्रों का चरित्र और कथ्य विकसित किया जाता है। सेवंथ आपका सांकेतिकता, जिसमें एकांकी में प्रतीकात्मक और संकेतात्मक का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि भावों की गहराई बढ़ती है। इसका भी हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम आपको लिख रहे हैं एकांकी आपकी संक्षिप्त तीव्रता और प्रभावशीलता के कारण हिंदी रंगमंच और साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थर्ड आपका आता है अब्दुल गनी तथा रखे पहलवान की चारित्रिक विशेषता। तो इसमें हम आपका अब्दुल गनी की विशेषताएं लिख देते हैं, जो कि आपको एक लालची स्वभाव का था, स्वार्थ परकता था और साथ ही चतुरता और चालाकी इसमें विद्वान थे, और इसका नैतिक पतन, जो कि विभाजन जैसी समस्या त्रासदी के बीच में व्यक्तिगत लाभ को सर्वोपरि रखता है। अब हम आपका रखे पहलवान की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जो कि मूर्खता और अज्ञानता से भरा हुआ था। सेकंड इसमें आपका ईमानदारी और भोला स्वभाव था। थर्ड आपका ये विरोधहीनता था और साथ ही ये संवेदनशीलता था। तो टोटल मिलाकर हम आपको कह सकते हैं जो आपका रेखा चित्र, एकांकी और चरित्र चित्रण है वे हिंदी साहित्य की ऐसी विधा है जो कि जीवन के विविध पहलुओं को संवेदनशीलता, तीव्रता और कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, जिसमें आपका एक टिप्पणी लिखने के लिए आती है। यह क्वेश्चन आपका जरूर आता है
उसमें आपको कुछ टॉपिक दे देगा जिसमें आपको चॉइस दे देगा कि आपको इतने टॉपिक के ऊपर आपकी एक टिप्पणी लिखनी है। तो ये आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता ही आता है। और एक आपका क्वेश्चन जो आता है वो आपका अंशों की सप्रसंग व्याख्या करने को आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका जरूर आता है। इसके बस आपको टॉपिक्स को समझना है, बाकी इसमें आपको अपनी तरीके से ही व्याख्या करनी है। जिसमें हम आपका धर्म के किस बुद्धियान दृढ़ता जो आपका ये पूरा सह प्रसंग है इसकी व्याख्या करेंगे। जिसमें हम आपका अंश के बारे में लिख देंगे, इसका सह प्रसंग कर देंगे, देन इसकी व्याख्या कर देंगे। तो ये आप अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं या फिर आपके जो भी तरीके हैं, इसमें आपके दो तरह के टाइप के क्वेश्चन दिए। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जैसे आपने अपने 11th-12th में जब भी आप करते थे, जो आपके गद्य की बुक होती थी उसमें आपका क्या करना होता था, उसमें आपको एक सप्रसंग दे दिया जाता था और आप उसको अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करते थे। तो इसमें भी आपको ऐसा ही करना है। आपका कोई भी सप्रसंग आए उसको आपको अपने शब्दों में व्याख्या कर देनी है, उसका अंश बता देना है, उसका सप्रसंग दे देना है और उसके विशेष टिप्पणी के बारे में बता देना है। तो इसी तरीके से ये आपके 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो ये आपके जो 10 क्वेश्चन बताए, इनमें अगर आप इन सभी को पढ़ लेते हैं तो ये सभी आपके लिए बहुत होता है। इनसे ही आप अपने एग्जाम क्लियर कर सकते हो, अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आप सभी वीडियो को कंप्लीट पूरी वॉच करिएगा जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। हमने आपको थोड़ा शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अगर हम आपको पूरा एक्सप्लेन करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर उसमें प्रॉब्लम होती है। तो आपके जो आपका ये आपका जो आपको ये आपके नोट्स हैं, ये आप नोट्स सभी देख लीजिएगा। एक बार एग्जाम में जाने से पहले आप एक वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप एक बार नोट्स पूरे रीड कर लीजिएगा, आपके दिमाग में सब कुछ क्वेश्चन बैठ जाएंगे। फिर आपको बस आंसर राइटिंग करनी है। मैंने आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। ये मैंने आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जो कि आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो आप सभी वीडियो पर प्यार दिखाई दीजिएगा, जिससे अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। हम आपको अदर सब्जेक्ट की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ला कर देंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे। हमारी टीम आपके लिए पूरी मेहनत करती है, आपके लिए नोट्स बनाती है, आपके लिए वीडियो बनाती है। तो आपका भी इतना फर्ज बनता है आप हमारे को थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। तो आप सभी ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। आप सभी अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे के आए। और आपको अगर कुछ भी नहीं आता है एग्ज़ाम में, तो आपको जो ये टॉपिक बताए हैं, टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप आंसर में यही सभी लिख दीजिएगा। बाकी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत जितना भी आपको आता है उसको आप लिख दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन सभी करने हैं आपको, चाहे आप अपने शब्दों में बनाकर लिखें। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।